नमस्कार गाइस, वेलकम टू द उपासना आईएएस एकेडमी। सो गाइस, आज लाइव आना था पर यहाँ पे कुछ इंटरनेट इश्यूज हैं। इसीलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, जो आज मेरा मेन पर्पस था लाइव आने का, वो पर्पस ये था कि एक तो जो मेंस के पेपर है, ठीक है, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है, तो उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करती हूँ आज, ताकि आप लोग जो भी आंसर राइटिंग करेंगे आप लोग अपने आप इवेलुएट कर लें। वैसे यूपीएससी की बात की जाए तो यूपीएससी में ऐसा कोई फॉर्मेट या फिर कोई ऐसा मॉडल आंसर तो है नहीं कि भाई यही आंसर करेक्ट है। हाँ, पर जो जैसे टॉपर्स बताते हैं, ठीक है, उस हिसाब से फॉर्मेशन है। बट अगर हम बात करें यूपीएससी के पेपर की, तो गैस यूपीएससी के पेपर में आप लोगों ने देखा होगा जो अक्सर मेंस के पेपर में वर्डिंग रह रही है, वो वर्डिंग होती है या तो डिस्कस है, क्रिटिकली एनालाइज है, या इलूसिडेट है, ठीक है, या फिर इसके अलावा एग्जामाइन एंड एनालिसिस है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। और ये वीडियो आपके मतलब मेंस आंसर राइटिंग और साथ में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी रखे हुए हैं, उन क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और इसी के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं कि हाँ भाई, आप आंसर राइटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और गैस, ये सबसे बेस्ट टाइम पीरियड है कि ऑब्वियसली आपको प्रीलिम्स का तो पेपर डेली डेली बनाना ही है, क्योंकि क्वारंटाइन में अभी लॉकडाउन धीरे धीरे ओवर भी हो रहा है। और फिर भी समझदारी यही है कि जो स्टूडेंट लोग हैं वो अपने आप को अलग ही रखें, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें। ठीक है, और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आप लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम अपना स्टडी में दे सकते हो। ठीक है, ये आप लोगों का प्लस पॉइंट है। सबसे पहले गैस, क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं 3-4 चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ, जिससे जो भी बच्चा मेंस आंसर राइटिंग कर रहा है, उस मेंस आंसर राइटिंग को करने में उस बच्चे को बेनिफिट हो। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा कि जो मेंस की आंसर राइटिंग है, ठीक है, क्वेश्चंस है, सॉरी, क्वेश्चंस में एक तो क्रिटिकली एनालिसिस आता है, इल्यूसिडेट आता है, डिस्कस आता है, एग्जामाइन एंड एनालिसिस आता है, और इसी के साथ साथ क्रिटिकली इवेलुएट आता है, क्रिटिकली एनालिसिस आता है। ठीक है, ये वर्ड्स रहते हैं। तो मेन मेन क्या है वर्ड्स? डिस्कस, इलेबोरेट, इल्यूसिडेट एंड evaluate and analysis, critically analysis, critically evaluate. These are the words which is used in the mains paper. Okay. सबसे पहले अगर अब बात करें हम, सबसे पहले मैं ले रही हूँ डिस्कस को। अगर हमारे पेपर में डिस्कस आता है वर्ड, तो इसका मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है, वो एग्जामिनर चाहता है कि इन डेप्थ आपको उस चीज़ के बारे में पता हो, तभी आप अपना डिस्कशन रख सकते हैं, तभी आप अपना आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं। अगर आपका कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में हर एस्पेक्ट पे आर्ग्यूमेंट कर सके, हर एस्पेक्ट पे आप डिबेट कर सके। तो डिस्कस का मतलब ये है कि जो एग्जामिनर है वो ये चाहता है बच्चे को इस टॉपिक के बारे में इन डेप्थ पता हो, और बच्चा जो रिप्लाई दे रहा है वो रिप्लाई उसका मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट से होना चाहिए, और इसी के साथ साथ डिफरेंट ओपिनियन होने चाहिए। मैं अभी कुछ क्वेश्चन लूँगी जिससे आपको पता चल जाएगा कि हम डिस्कस को कैसे यूज़ कर सकते हैं आंसर राइटिंग में। ठीक है, इसी के बाद अगर मैं बात करूं, सेकेंड थिंग इज क्रिटिकली एनालिसिस। आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, मेंस का पेपर उठाकर देखिए, 2018 का, 17 का, 16 का, 19 का, क्रिटिकली एनालिसिस या क्रिटिकली इवेलुएट करके आता है। ठीक है, अब क्रिटिकली एनालिसिस का मतलब क्या है गाइस? क्रिटिकली एनालिसिस का सीधा सीधा मतलब है कि आपको क्रिटिकली एनालाइज करना है। आपको उस जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है, सबसे बेस्ट तरीका है आप उस क्वेश्चन की स्टार्टिंग को वाई एस्पेक्ट से लेते हुए चलें, वाई एस्पेक्ट से। ठीक है, और आपने जो भी वाई एस्पेक्ट लिया है, जो आपका स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को डिस्क्राइब करते हुए आप अपना एक्सप्लेनेशन रखें। ठीक है, और उसके बाद जब भी आप आंसर की एंडिंग करें,
तो गाइस ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आंसर की जो एंडिंग होनी चाहिए वो आपकी पॉजिटिव फ्रेमवर्क में होनी चाहिए, और दूसरा जो कंक्लूजन होगा वो एक फ्यूचरिस्टिक सॉल्यूशन में होना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जीएस सेकंड के पेपर में सोशल इश्यूज में मान लेते हैं पॉवर्टी हंगर पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आपको इंडिया के एस्पेक्ट पे क्रिटिकली एनालिसिस करना है, सबको पता है। जो मेंस की तैयारी कर रहा है उसके पास तो डेटा भी है और वो बच्चा अच्छे से लिख भी सकता है। अब इसका जो आप एंडिंग करोगे तो गाइस जो एंडिंग आप बताओगे वो एंडिंग आपका एक तो मल्टी डायमेंशन एस्पेक्ट पे होना चाहिए और फ्यूचरिस्टिक सोच पे होनी चाहिए। द पॉवर्टी फॉर एग्जाम्पल, द पॉवर्टी एंड हंगर ऑफ इंडिया कैन बी एलिमिनेटेड बाय और कैन बी रिड्यूस बाय the proper participation of people as well as the government accountability। अब गवर्नमेंट का अकाउंटेबिलिटी कैसे होगा और पीपल का पार्टिसिपेशन कैसे होगा? द पीपल शुड ट्राई टू लर्न न्यू स्किल फॉर द एम्प्लॉयमेंट एंड गवर्नमेंट शुड गिव देम द अपॉर्चुनिटी। सो गाइस आपका जो आंसर है वो आंसर आपका, ये तो मैंने एक छोटा सा एस्पेक्ट बताया है, अब आप इस एस्पेक्ट में एनजीओ का रोल भी ले सकते हो। द एनजीओज आर प्रोवाइडिंग द वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, क्योंकि एनजीओज के पास प्रॉपर डेटा होता है हाउ मेनी नंबर ऑफ पीपल आर सर्वाइव विद द हंगर। लोगों का कंट्रीब्यूशन कैसा होता है गाइस इन मैनी एस्पेक्ट वी सीज। बेसिकली जो हायर क्लास के लोग होते हैं, मिडिल क्लास के लोग होते हैं, दे यूज टू थ्रो वॉट एवर दे ईट एंड दे यूज टू थ्रो इवन इफ दे वेंट इन टू द पार्टीज, द मैरिजेस। सो डेट इज वाई एनजीओ का एक्टिव पार्टिसिपेशन कैसे है, क्योंकि एनजीओ ने आपको नंबर दिया कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और जो भी आपका खाना बचा हुआ होगा वो इन बेचारे बच्चों को, सर्वाइवल बच्चों को मिल जाएगा। दिस इज वॉट द थिंग इज। तो मतलब आप एक तरह से जो आंसर को लिख रहे हो वो आपकी फ्यूचरिस्टिक सोच करके है। अब वो फ्यूचरिस्टिक एक आपने एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट बताया, यार अगर आपके देश में एम्प्लॉयमेंट है तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी हंगर खत्म होगा। अच्छा, दूसरा एस्पेक्ट है एनजीओ का पार्टिसिपेशन होगा। जो अगर एनजीओज के पास डेटा है, द एनजीओज कैन डायरेक्टली हिट टूवर्ड्स द बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, तो ऑटोमेटिकली वहां पे बेनिफिट होगा आपको जो पॉवर्टी हंगर खत्म करने के लिए। गवर्नमेंट का आप एस्पेक्ट ले लीजिए, द गवर्नमेंट मेड सो मैनी पॉलिसीज, प्रधानमंत्री गरीब श्रमिक योजना, कितनी सारी पॉलिसीज है, आत्मनिर्भर पॉलिसी इज वन ऑफ द पॉलिसी। तो ऐसी पॉलिसीज जो होती हैं इनमें गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन होता है और गवर्नमेंट पॉलिसी को सक्सेस करने के लिए जो बॉटम सेक्शन है उसको भी अवेयरनेस होनी ज़रूरी है। अगर उसे अवेयरनेस ही नहीं है तो हम अपने पेपर्स पे, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो अपने पेपर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉलिसी बनाते रह जाएंगे और उन पॉलिसीज़ का इम्पैक्ट समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बॉटम सेक्शन को अवेयरनेस नहीं है। तो अब आप मेंस आंसर राइटिंग में एंडिंग करते हुए एजुकेशन अवेयरनेस कर सकते हो, आप एनजीओ पार्टिसिपेशन बता सकते हो, आप गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन बता सकते हो, आप सोसाइटी पार्टिसिपेशन बता सकते हो, आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेशन बता सकते हो, आप फाइटिंग स्पिरिट के बारे में बता सकते हो। तो यार ऑटोमेटिकली कितना सारा डिफरेंट ओपिनियन मिल गया। एंड वंस यू गेट द डिफरेंट ओपिनियन तो ऑटोमेटिकली होता क्या है कि जो एग्जामिनर होता है वो एग्जामिनर को समझ में आता है यार बच्चा ने क्रिटिकली इवेलुएशन पे इस बच्चे ने जो अपनी थॉट बताया है, ये थॉट इसका काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है। आप एक चीज़ नोट करना, जो मेंस का पेपर होता है वो हमेशा ओपिनियन बेस होता है। मेंस का पेपर हमेशा ओपिनियन बेस होगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया। और हमेशा ट्राई करो जो आपका कंक्लूजन है वो कंक्लूजन आपका एक लाइक इनोवेटिव फॉर्म में हो, इनोवेटिव टर्म में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बुक वुक से पढ़ा। जितना आप इनोवेशन का यार यूज करेंगे उतना आपको मेंस में बेनिफिट होगा, ठीक है।
अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं, डिस्कस का हो गया, क्रिटिकली एनालिसिस का हो गया, एंड इलेबोरेट। इलेबोरेट का सिंपल सा मतलब ये है, यू हैव टू इलेबोरेट द थिंग, यू हैव टू एक्सप्लेन द थिंग। सो इन दिस यू हैव टू गिव द ओपिनियन। ओके, अगर पेपर में आ गया कि एग्जामाइन एंड एनालिसिस, तो आप कैसे इसका जवाब देंगे एग्जामाइन एंड एनालिसिस का? गाइस, एग्जामाइन और एनालिसिस होता है, इसका मतलब है समथिंग हैज डन, क्योंकि आप तभी उस पर एनालिसिस कर रहे हो ना, कुछ हो चुका है तभी आप उस पर एनालिसिस कर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो द इवेंट इज ऑलरेडी बीन हैपेंड, ओके, एंड दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट बेसिस। अब बच्चे के पास क्या है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आया, इवेलुएट एंड एग्जामाइन एंड एनालिसिस, ओके, तो ये फैक्ट बेस पे क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करो कि जो भी आपके पास डेटा है, पुट अप दैट डेटा ईदर बाय द डायग्राम और बाय द पॉइंट्स और बाय द पैराग्राफ, वॉट एवर, मेन द थिंग इज कंटेंट। The examiner want to see whether your content and you are justify your opinion or not. This is the important thing. Okay, so if we are talking about the analysis and examine, the thing has been happened in the past, you have to analyze the thing, as well as you have to try to collect the events, the data, and tell in support of your answer, give the opinion in support of your argument। और फिर इसमें भी ऐसे ही है कि जो भी आप conclusion लिखेंगे, that conclusion should be innovative, that conclusion should be futuristic। ओके, तो ये आपको चीज़ समझ में आ गई कि भाई क्रिटिकली एनालिसिस में क्या करना है, डिस्कस में क्या करना है, और इसी के साथ साथ एनालिसिस एंड इवेलुएट में क्या करना है, इलेबोरेट में क्या करना है। क्योंकि बच्चा मेंस में गलती ये करता है, बच्चा लिखता वो है जो उसे पता है, बच्चा वो नहीं लिखता जो क्वेश्चन में पूछा है। और प्लीज़ अपना नॉलेज मेंस के पेपर में ज़्यादा मत दिखाने की कोशिश करना, एग्जामिनर को एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है। वो बच्चे अक्सर रह जाते हैं जो एग्जामिनर को एजुकेट करने में लगे रहते हैं। What is asked in your question, give the reply particularly. That's all. You have nothing to do a lot of thing for this. Okay? You have to remember this. And the second thing is, what you have to do in the mains paper. For example, हमने देखा है मेंस के पेपर में भाई 2 फॉर्म में क्वेश्चंस होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आधा होता है, एक क्वेश्चन आधा होता है। अभी मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको भी बता देती हूँ। 2 सब पार्ट्स में होता है। तो गाइस, सबसे पहली बात तो आपने दोनों पार्ट्स के जवाब देने हैं। आपने ऐसा नहीं करना है कि आपने एक का जवाब दिया, एक का जवाब नहीं दिया। दोनों के जवाब देने हैं, और दोनों के जवाब देने हैं क्रोनोलॉजिकली ही देने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए पिछले वाले का पहले जवाब दे रहे हो और पहले वाले को लास्ट में लेके जा रहे हो। इट शुड बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एंड यू हैव टू गिव द आंसर इक्वली ऑफ दैट 2 सब पार्ट ऑफ अ सिंगल क्वेश्चन। आपको दोनों का जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी पेपर का कीवर्ड है, टू फाइंड द कीवर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जो भी क्वेश्चन का कीवर्ड है, उस कीवर्ड को आप उसको अंडरलाइन कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि यार ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, या कोई केस से रिलेटेड है, या कोई गवर्नमेंट पॉलिसी लिख रहे हो, एंड यू आर 100% श्योर कि हाँ भाई ये चीज़ मैं सही लिख रहा हूँ, ये फैक्ट मैं लिख रहा हूँ, ये फैक्ट सही है, देन यू कैन अंडरलाइन दैट पॉइंट, ठीक है। देखो, ऐसा कहीं पे विधि विधान नहीं है कि भाई आप डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, या आप पॉइंट्स में लिखोगे तो अच्छे मिलेंगे। द एग्जामिनर वांट टू सी, पूछा क्या है, जवाब क्या है।
पूछा क्या है, जवाब क्या है, और इसी के साथ साथ ये भी देखना है कि भाई इसका कंक्लूजन लिखने का वे कैसा है, हाउ इनोवेटिव इज द पर्सन. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग. Okay, and the next is answer should be in futuristic term. What you should not do while you are writing the answer. Guys, the first thing is don't educate the examiner. Don't tell blah blah to the examiner. Don't write the thing what you know. Write the thing what is the demand of the question. मैंने बहुत मेंस के पेपर चेक किए हैं और मेंस के पेपर चेक करने के बाद मुझे यही फाइनली कई बच्चों की आंसर राइटिंग और कॉपी में देख के पता चलता है कि बच्चा इतना सारा लिख भी रहा है पर वो बच्चा कॉन्टेस्ट पकड़ नहीं पा रहा है. उस बच्चे को ये नहीं पता चल पा रहा है कि लिखना क्या है. बच्चा वो लिख रहा है कि भाई जो उसे पता है, पर उससे मार्क्स नहीं मिलेंगे. डेट इज़ हार्डकोर ट्रुथ. भाई सिंपल सी बात है, अगर आप प्रॉपर वे से अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो भाई आपको 15 में से 6 नंबर 7 नंबर इज़ एक्सीलेंट, ठीक है, मिल सकते हैं. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई 15 में से 5 नंबर भी लेने हैं, वैसे तो 15 में से 5 नंबर लेना भी गुड के अंदर आता है. गुड क्या बोलूँ मैं, मतलब it is like not actually good, but हाँ फिर भी हम कहेंगे एवरेज है. बट 6 7 समटाइम 8 मार्क्स, बट 8 मार्क्स वाले जो आंसर होते हैं ना यार, वो एक लेवल के होते हैं. लेवल का मतलब ये है दैट शुड बी इनोवेटिव अप्रोच. बुक में जैसा लिखा है वैसा ही लिखोगे तो देन यू विल नॉट गेट द थिंग्स. ओके, अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ ये क्वेश्चन में आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड मत करो. ये भी मैंने बच्चों का देखा है. क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि मतलब व्हाट द स्टूडेंट आर डूइंग, दे आर रीडिंग वन क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू फाइंड आउट. अगर आप एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे रहे हो मतलब आप दूसरे क्वेश्चंस के साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको दूसरे क्वेश्चन को टाइम नहीं मिलेगा, तो आपका पेपर पूरा ही नहीं होगा. क्योंकि पेपर करने के लिए तो भाई 20 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है तो 150 वर्ड्स, 15 नंबर का है तो 250 वर्ड्स, और 3 घंटे ही मिलने आपको. प्रैक्टिस ऐसी बना के रखो, एक दिन में GS1 GS2 का पेपर हो और आप कर लें. यू शुड बी प्रैक्टिस लाइक डैट. अच्छा, अब एक क्वेश्चन सॉरी एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करिएगा खुद बनाने का. मतलब अपने घर पे एक बार मेंस का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा. क्वेश्चन है, डिस्कस द मेन रीज़न फॉर कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल. व्हाट आर लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. 250 वर्ड्स में लिखना है. बेटा अब सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को पकड़ो. क्या कह रहा है, डिस्कस द मेन रीज़न फॉर कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. व्हाट डज इट मीन. इट मीन्स कि यहाँ पे एग्जामिनर चाहता है पार्टीशनिंग ऑफ बंगाल के जो मेन रीज़न थे वो आप डिस्कस करो. तो सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दो 3-4 लाइन्स का, फिर सीधा क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन पे कैसे, द मेन रीज़न ऑफ कॉलोनियल पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. क्या क्या रीज़न थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के, ब्रिटिशर्स ने क्या कहे, क्या रियल रीज़न था, आप वो बताएंगे. ठीक है, ये सारा हमने हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ाया हुआ है. ये सारा आपके कॉपी में नोट्स वगैरह में है, आप लोग देख लीजिएगा. नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल के लॉन्ग टर्म सिग्निफिकेंस क्या थे. भाई सिंपल सी बात है, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, नेशनलिज्म राइज हुआ, मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हुआ. और अब ये जो सिग्निफिकेंस है ये सिर्फ ये नहीं है पॉजिटिव लोगे, आपको नेगेटिव एस्पेक्ट भी बताना है. फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल से एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि नेशनलिज्म हुआ, ब्रिटिशर का ट्रेड डिक्लाइन हुआ,
ब्रिटिशर का ट्रेड डिक्लाइन हुआ तो हमें स्वदेशी पता चला तो वी आर फोकस्ड ऑन द इंडिजीनियस गुड्स. The leaders are started to move towards the extremism. They know that how to do dharna, क्योंकि उससे पहले तो moderate period ही चल रहा था. So this is how you can approach. तो अब इसी आंसर को